Hello there, this is Krishna and I welcome you to फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं आज का जो सेशन है, इस टॉपिक का हम लोग लगभग लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और आज का जो चैप्टर है ना, तो बच्चों हम इस चैप्टर का एंड करेंगे। और आज का चैप्टर नहीं, एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ आज का लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपन ने ये तो देखा था कि सीड वीड क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, और फिर इस चैप्टर को एपोमिक्सिस वगैरह के साथ में दी एंड करेंगे। ठीक है, पूरी चीजें हम लोग इस चैप्टर में यही देखने वाले। तो सबसे पहला टॉपिक देखो बच्चों बाहर निकल के आ रहा है, जो कि है हमारा सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। क्या देखते हैं बच्चा? सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो सीड एंड फ्रूट, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई? डायग्राम्स बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो एक डाइकॉट सीड का मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये एक नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, एक ठीक है, एक ये नॉर्मल सा डाइकॉट सीड है बच्चा। ठीक है, नॉर्मल सा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा उसको। ओके, तो चलो एक अच्छा सा सीड बनाते हैं पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सीड बनाते हैं। ठीक है, अब एक बार सीड, तो जैसे आपके पास डायग्राम आपके सामने दिख रही है, ये है एक टिपिकल डाइकॉट सीड। कौन सा बच्चों? एक टिपिकल डाइकॉट सीड। तो आपको यहां दिख रहा होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो है। तो ये देखो, ये यहाँ पे एपिकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल है, उसके बाद में रेडिकल है, जिससे आगे चल के बच्चों क्या रिलीज होते हैं? रूट्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं बच्चों? रेडिकल से आगे चल के रूट्स रिलीज होते हैं। और प्लूमुल जो है ना बच्चा, प्लूमुल से आगे चल के शूट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब देखो टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम में फर्क क्या होता है। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, रेडिकल से रूट निकलते हैं। ठीक है, और फाइब्रस रूट में क्या होता है, रेडिकल छोड़ के अगर कहीं से भी रूट्स निकल रहे हैं तो वो हमेशा फाइब्रस रूट्स बनाएंगे। ये आप लोग को छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में जैसे रखनी है। अब देखो, अगर हम लोग देखें तो रिप्रोडक्शन का गोल क्या है बच्चों? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या करे, खुद की संख्या बढ़ाएं। और खुद की संख्या बढ़ाते हुए उसको क्या करना पड़ता है? आराम से, मतलब खुद का वजूद बनाए रखना पड़ता है ना। अगर उसकी स्पीशीज अगर नहीं रहेगी तो उसका वजूद पूरा मिट जाएगा इस धरती से। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म करते रहते हैं। ठीक है, तो अब सीड्स और जो फ्रूट्स है, इनका क्या मतलब, बनते कहाँ से, ये किस चीज़ से बनते हैं, ये देखेंगे अभी। ठीक है, अगर आप लोग को इस सीड का डायग्राम अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, एक बात याद रखना है ना। तो देखो, सीड, ये किससे बना होता है भाई? इनमें दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होता है एम्ब्रियो एंड दूसरा होता है एंडोस्पर्म, है ना। एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है। अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, मतलब प्रेजेंट है, एक सेकेंड, अगर एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, देन ऐसे ही सीड को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। ऐसे ही सीड्स को क्या बोलेंगे बच्चा? एंडोस्पर्मिक सीड, या उसी को हम कहते हैं एल्बुमिनस सीड। क्या कहते हैं? एल्बुमिनस सीड। इसी चीज को क्या बोलेंगे? देखो, दो देख लिया ना हमने,
एक तो बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, नहीं तो एल्ब्यूमिनस सीड, याद रखना। इसके एग्जाम्पल है, देखो बच्चा याद रख लो, सनफ्लावर याद रख लो। क्या याद रख लेंगे? सनफ्लावर। क्या याद रखना है अपने को अच्छे से? सनफ्लावर याद रखना है। अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है मैच्योर सीड में, इसको अपन बोलेंगे, देखो एक्स, एक्स पता है ना किसको बोलते हैं? एक्स, एक्स मतलब यार फॉर्मर, मतलब पिछला, पिछली, ठीक है, मतलब मेरी पिछली पोस्ट ये थी तो मैं एक्स आर्मी मैन हो गया, है ना, एक्स प्राइम मिनिस्टर, है ना, एक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब गुजरी हुई चीज़ को बोलते हैं एक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों? एक्स, ये एक्स है, एक्स अल्बुमिनस सीड, है ना। इसी को क्या बोलेंगे बच्चा? एक्स अल्बुमिनस सीड। ये अच्छे से याद रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े असरदार तरीके से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रख लो, वटाने, PEAS, पीज, है ना, याद रख लो। याद करने में क्या जाता है, अच्छे से याद रखो यार, एकदम जबरदस्त है कि नहीं? अच्छे से याद रखो। अब मैं आप लोग को सीड का एक एक करके क्या करता हूँ, अच्छे से चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके समझाता हूँ। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे हम लोग देख रहे थे बच्चों, देखो जो सीड है, फिर इसके बाद और क्या रहता है बच्चों? इसके अंदर सीड कोट। सीड कोट याद रखना जरूरी है, सीड कोट, है ना। सीड कोट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स होते हैं बच्चों इसके? सीड कोट में क्या क्या, सीड कोट में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो बाहर वाला होता है टेस्टा, अंदर वाला होता है टेगमेन, है ना। यहाँ पे इसका अब मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, ठीक है, इसको, ताकि आप लोग को हमेशा याद रहेगा ये चीज। टेस्टा, क्या देख रहे हैं भैया? टेस्टा। टेस्टा में क्या होता है? टेस्टा ये बहुत हार्ड होता है। कैसा होता है ये? हार्ड, हार्ड होता है। आउटर मोस्ट होता है। अब बचवा बना किससे रहेगा? आउटर होता है, और बना किससे है? में डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव बोलो या ऐसा बोल सकते हैं, मेड फ्रॉम किससे? आउटर, मतलब पास्ट में ये क्या था? आउटर इंटीग्यूमेंट्स। किससे बनाइए? आउटर इंटीग्यूमेंट से। किससे बना है? वापस बोलो बच्चों, आउटर इंटीग्यूमेंट से ये बना है। ये अच्छे से याद रखो। और सेकंड वाला कौन सा है भाई? सेकंड वाला टेगमेन। देखो बच्चों, लाइन टू लाइन जाना पड़ता है अपने को, ताकि कैसे आप लोग को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आपका बोर्ड का एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसीलिए अपन क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पन्ना अच्छे से रीड करो बचवा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टेगमेन सबसे पहले कैसी होती है भाई? ये इनर। कैसी होती है? इनर। और फिर उसके बाद में इनर होती है, फिर उसके बाद में कैसी होती है? मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस, है ना, मेम्ब्रेनस होती है। उसके बाद में कैसी होती है भाई? किससे बनी है? इनर इंटीग्यूमेंट से बनी है। किससे बनी है भैया? इनर इंटीग्यूमेंट से बनी है। ये एक अच्छे से आप लोग ने ध्यान रखना है। देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। क्या ले सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अल्बुमिनस, एक्स अल्बुमिनस भी हम लोग ने देख लिया।
अब देखते हैं कॉटिलीडॉन, द कॉटिलीडॉन्स, और फिर उसके बाद में देखते हैं कॉटिलीडॉन्स किससे बनते हैं। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि धीरे धीरे चेक करेंगे, कॉटिलीडॉन्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में ओवरी का क्या होता है लास्ट में। ठीक है, ओवरी का होता क्या है ये भी हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसको लेते हैं आगे, बढ़ा देते हैं भैया। तो अब देखो सिंपल, ओवरी जो है ना बच्चों, ओवरी आगे चल के ओवरी जो है ना बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट्स इनटू ये किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इट्स लेयर इज कन्वर्टेड इनटू, इसी के लेयर को, ऊपर लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ये आपको अच्छे से कुछ कुछ वर्ड्स याद में रखने हैं कि भाई पेरिकार्प क्या है, ठीक है, एंडोकार्प क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को अच्छे से याद रखनी है। मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब पेरिकार्प होता क्या है ये भी अपने को देखना है। ठीक है, तो पेरिकार्प क्या है भाई, बेसिकली ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, और ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट्स इनटू, या फिर कन्वर्टेड इनटू फ्लैशी पल्प या फ्रूट बोल दो इसको। जैसे मैंगो का पल्प होता है वैसे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बचवा, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को बहुत बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस पे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट। ठीक है, सीड्स और फ्रूट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, शायद ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो सबसे पहले भाई फ्रूट का काम क्या है, फ्रूट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सीड। क्या करता है, देखो फर्स्ट देखो सिग्निफिकेंस लिखते हैं अपन लोग यहाँ पे, सिग्निफिकेंस सीड एंड फ्रूट। तो सबसे पहला, फ्रूट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। फ्रूट क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। सेकेंड, fruit provides fruit provides nourishment to the seeds, है ना। देखो यही 2 पॉइंट्स हो गए, फ्रूट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड फ्रूट प्रोवाइड्स क्या, प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद में सीड जो है, देखो सीड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन होता है प्लांट का। ठीक है, सीड क्या होता है भाई, सीड इज एन इंपॉर्टेंट प्रोपेगेटिंग पार्ट बोले, मैं ऑर्गन लिख देता हूं यहां पे, ऑर्गन ऑफ प्लांट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट की पूरी संख्या इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद में ये 3 चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है भाई।
Seed fruit provide nourishment to the seed, fruit provide protection to the seed, and seed is an important propagating part of plant. ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो है डॉर्मेंसी। क्या है बच्चों? डॉर्मेंसी। अब देखते हैं डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी ये क्या होता है भाई? द पीरियड इन विच, देखो, द पीरियड इन विच अ प्लांट या फिर अ सीड बोलेंगे इज इन मेटाबॉलिक अरेस्ट during adverse conditions, during adverse conditions, है ना? ये वो दौर होगा बच्चों जिसमें जो कोई सीड होगा तो वो मेटाबॉलिक अरेस्ट में होगा, मतलब वो ग्रो वो कुछ भी नहीं करेगा, एकदम शांत ठंडा रहेगा। ऐसे ही पीरियड को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी। और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब सीड जो होगा अपना डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक करेगा और फिर ये जर्मिनेट होगा। ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब देखते हैं आगे। ठीक है, डॉर्मेंसी तो देख लिया। अब डॉर्मेंसी देखो, हर सीड को डॉर्मेंट फेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये एक बात याद रखना, अगर आप कंडीशंस अच्छी है तो सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर कंडीशंस एडवर्स है, जैसे पानी की कमी, फिर बाद में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये सीड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देखो धुपकाले वन, मतलब समर जब चलते हैं ना तो समर्स में कोई भी घास फूस हमको दिखती नहीं है। लेकिन जैसे बरसात होती है 4-5 दिन के बाद देखो भैया हरियाली ही हरियाली दिखेगी। अब ये हरियाली आई कहाँ से? किसी ने रातों रात बीज तो फेंक कर नहीं गया होगा। तो वो सीड्स वहाँ पे वायबल थे, लेकिन वो एक डॉर्मेंट स्टेट में थे। ठीक है, कौन से स्टेट में थे? डॉर्मेंट स्टेट। और डॉर्मेंट स्टेट में कभी भी कोई ग्रोथ नहीं होती है। डॉर्मेंट स्टेट में कभी भी कोई भी टाइप की ग्रोथ नहीं होती है। उस समय पे हर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अरेस्ट पर होती है। तो इसीलिए वो सीड अपने को दिखते नहीं है, मतलब दिखते नहीं, मतलब ज़मीन में तो होते हैं लेकिन कोई हलचल, मतलब कोई एक्टिविटी वहाँ पे हमको दिखाई नहीं पड़ती है। और यही होता है बच्चों डॉर्मेंसी। अब देखते हैं एपोमिक्सिस। क्या देखते हैं? एपोमिक्सिस। देखो लास्ट स्टेट में हम लोग, ठीक है, एपोमिक्सिस है ना। एपोमिक्सिस देखते हैं। अब एपोमिक्सिस में क्या होता है? देखो जब भी सीड बनेगा लेकिन कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस देखो, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम कहेंगे एपोमिक्सिस। क्या कहेंगे बच्चों? एपोमिक्सिस। द फिनोमेना, देखो इसका डेफिनेशन कितना अच्छा आता है। द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज थ्रू असेक्सुअल मेथड, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका कैसे आएगा डेफिनेशन? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोज भी बोल सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट
फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये अपने बुक का डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड एक्ट ऑफ fertilization without formation of gametes and act of fertilization, और इसी को बोलेंगे हम लोग एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में कोई भी टाइप का, क्या बोल रहा हूं मैं? एपोमिक्सिस में कोई भी टाइप का कुछ भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी इधर पे नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। ठीक है, एक बात अच्छे से याद रखना। फिर आप लोग ने ये भी देखा होगा ना कि पार्थेनोकार्पी, ये वो सब चीज़ें, मतलब बिना फ्रूट तो बन रहा है लेकिन बिना किसी गैमेट फॉर्मेशन के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। तो देखो यही देखने वाले। अब एपोमिक्सिस देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ रीड कर रहा हूँ आप लोग के सामने। व्हेन अ गैमेटोफाइट ऑर्गन और सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज टर्म्ड एज एपोगैमी। देखो अब एपोमिक्सिस देखा, अब क्या देख रहे हैं? एपोगैमी। ये अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको मूव कर सकते हैं अपन और एपोगैमी देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? एपोगैमी। तो एपोगैमी जस्ट मैंने क्या रीड किया अभी देखो, वापस से एक बार अच्छे से रीड कर रहा हूं। ठीक है, व्हेन अ गैमेटोफाइट ऑर्गन और एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ऐसा बोलो कि व्हेन अ गैमेटोफाइट ऑर्गन और सेल, ऑर्गन या फिर उसका सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा हूं मैं? एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो जैसा कुछ, ठीक है, स्ट्रक्चर विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, इसको हम एपोगैमी कहेंगे। व्हेन, देखो याद रखो, ये वाला चीज याद रखो, व्हेन अ गैमेटोफाइट, देखो गैमेटोफाइट, अब गैमेटोफाइट तो अपने आप में ही हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। व्हेन अ गैमेटोफाइट ऑर्गन और सेल प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर किससे बन रहा है भाई? गैमेटोफाइट ऑर्गन या फिर गैमेटोफाइटिक सेल जब एम्ब्रियो जैसा कुछ बना रहा है, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, देन इट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसी को क्या कहेंगे बचवा? एपोगैमी। ये बहुत अच्छे से याद रख लो, एपोगैमी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? एपोगैमी। अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब एपोस्पोरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, व्हेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल, बॉडी सेल, ठीक है, व्हेन अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। अपने को गैमेटोफाइट कैसे मिलता था? पहले मियोसिस होता था, फिर बाद में टेट्राइड फॉर्मेशन होता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनके ही न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होता था और फिर अपने को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, पता है क्या? यहाँ पे सिंपल चीज़ चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई भी टाइप का मियोसिस नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल कन्वर्ट हो रहा है, किस में हो रहा है? डिप्लॉइड गैमेटोफाइट में। याद रखो, ठीक है। तो ये एक अच्छे से याद रखो, इज कॉल्ड एज एपोगैमी। अच्छे से याद रख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, व्हेन डिप्लॉइड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल
when a diploid sporophyte cell converts into diploid gametophyte without undergoing meiosis, विदाउट अंडरगोइंग एनी meiosis एक डिप्लॉइड गैमेटोफाइट डायरेक्टली बन रहा है, नहीं तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है, ठीक है। तो डिप्लॉइड गैमेटोफाइट डायरेक्टली बन रहा है विदाउट एनी टाइप ऑफ meiosis, और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बचवा? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं then it is called as एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं? देखो एपोस्पोरी। देखो बच्चों लिख लो ये चीजों को कि जितना जल्दी जल्दी लिखोगे उतना जल्दी जल्दी सीखोगे, कि जितना जल्दी जल्दी लिखोगे उतना ही जल्दी जल्दी सीखोगे। अब जल्दी जल्दी सीखोगे तो सबका काम बनेगा, आपका करियर बनेगा, आपका नाम बनेगा, ठीक है। तो समझा करो मेरी बात को, अच्छे से सोओगे रात को, ठीक है। तो इसको देखो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका और फटाक से लिख लेना, इसमें देरी बिल्कुल नहीं करनी। देखो एपोगैमी और एपोस्पोरी दोनों में फर्क क्या है? एपोगैमी में क्या हो रहा था? गैमेटोफाइट सेल हैप्लॉइड सेल से ही पूरा का पूरा एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल से डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बन रहा है, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखना है। एपोमिक्सिस के 3 प्रकार है बच्चों, देखो दिख रहे हैं ना, एपोमिक्सिस के 3 प्रकार है। तो सबसे पहला है रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और तीसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। देखो अभी ये वाला चीज तो आप लोग ने शायद आई थिंक सो लिख लिया। तो देखते हैं एपोमिक्सिस के प्रकार। एपोमिक्सिस, तो सबसे पहला रिकरेंट, दूसरा नॉन रिकरेंट, देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। वाई आना चाहिए था। तो देखो 3 कौन से देखे? रिकरेंट, नॉन रिकरेंट और एडवेंटिव। अब देखो धीरे धीरे वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? रिकरेंट में एम्ब्रियो सैक जनरली राइज आइदर फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल और फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ न्यूसेलस, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक जो है ये किससे बन रहा है? एम्ब्रियो सैक राइजेस फ्रॉम एक तो फर्स्ट क्या है? आर्की स्पोरियल सेल, और दूसरा किससे राइज हो सकता है बच्चों? एक तो आर्किस्पोरियल सेल से ये राइज हो रहा है, नहीं तो सम अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस, सम अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस। एक तो आर्किस्पोरियल सेल से तैयार होगा, नहीं तो न्यूसेलस के कोई अलग पार्ट से ये राइज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इसका टैरेक्जैकम नाम का एक मतलब अपने टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है टैरेक्जैकम,
ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। अब देखो डिप्लोस्पोरी, देखो डिप्लोस्पोरी भी इसमें एक दिया है। इन डिप्लोस्पोरी द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, उसके बाद में फिर इन एपोस्पोरी द न्यूसेलर सेल गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एपोस्पोरी में होता है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक बन रहा है, क्योंकि देखो बन किससे रहा है ये चीज, न्यूसेलस से। ठीक है, न्यूसेलस से किस में डिराइव हो रहा है, एपोस्पोरी में। देखो मैं यहां लिख देता हूं एपोस्पोरी में, एपोस्पोरी में क्या हो रहा है भाई, न्यूसेलस गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक को एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो नॉन रिकरेंट, रिकरेंट देखा, नॉन रिकरेंट। इन दिस टाइप, इस टाइप में मेगास्पोर मदर सेल undergoes usual meiotic division and a haploid embryo sac is formed। क्या हो रहा है, देखो मेगास्पोर मदर सेल, देखो यहाँ पे एमएमसी लिख देता हूं मैं, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, इसका क्या हो रहा है, मियोसिस। और मियोसिस के बाद में क्या तैयार हो रहा है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो यहां पे हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक यहां पे बन रहा है। हियर एम्ब्रियो अराइजेस फ्रॉम एक तो अनफर्टिलाइज्ड एग जो कि पार्थेनोजेनेसिस होता है, और फ्रॉम अदर हैप्लॉइड सेल ऑफ द गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो कहां से बन रहा है, देखो यहां तक तो सब सेम था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का, लेकिन इसके बाद में ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा है, एक तो एग से बन जाएगा पूरा का पूरा एम्ब्रियो, पूरा एम्ब्रियो, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, पूरा एम्ब्रियो किससे बन रहा है, एग से, नहीं तो बाकी कोई भी सेल से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। निकोटियाना इसका एग्जाम्पल है। क्या है, निकोटियाना। ठीक है, याद रखना, अच्छे से याद रखना इस चीज को। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट अगर देखेंगे, इसको रब कर देते हैं ना, है ना, एग्जाम्पल क्या देखते हैं बच्चों। एक तो देखो एम्ब्रियो किससे बन रहा है, मैं यही लिख देता हूं इसको। एक तो एम्ब्रियो जो है, देखो एम्ब्रियो बनने के दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो एग से बनेगा, नहीं तो अदर सेल से बनेगा। लेकिन ये अदर सेल कहाँ का होगा बच्चों, ये अदर सेल होगा अपने गैमेटोफाइट का ही। अगर एग से बनेगा तो ये बनेगा पार्थेनोजेनेसिस से, के पार्थेनोजेनेसिस मतलब बिना किसी फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन जाएगा एग से, और बाकी के दूसरे जो गैमेटोफाइटिक सेल है उनसे भी बन सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चा। ठीक है, क्या करना है, ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। अब इसका एग्जाम्पल देखा, निकोटियाना एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में देखो क्या होता है। इन दिस टाइप embryos may develop from somatic nucellus or integuments along with normal zygote embryo। तो कभी कभी क्या होता है, इंटीग्यूमेंट से या फिर सोमैटिक सेल्स, जैसे न्यूसेलस के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, उनसे ये चीज़ें बन जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंगो, ऑरेंज, लेमन, है ना, ये सब इसके ही एग्जाम है, क्लस्टर्स में आते हैं फ्रूट्स कुछ कुछ। ठीक है, तो क्या होता है, इन दिस टाइप एम्ब्रियोज में डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूक्लियस। किससे एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, सोमैटिक न्यूसेलस। सोमैटिक न्यूसेलस से क्या हो रहे हैं भैया, सोमैटिक न्यूसेलस से, और सोमैटिक न्यूसेलस से डेवलप हो रहे हैं, और इंटीग्यूमेंट से भी डेवलप हो सकते हैं, इंटीग्यूमेंट्स, है ना, और साथ ही साथ इनके नॉर्मल एम्ब्रियो भी एग्जिस्ट कर सकता है।
और ऐसे ही पूरा का पूरा सिस्टम होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों। ये बहुत ही मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की मैंने, बुक का ही डेटा है पूरा। ये पूरा का पूरा डेटा बुक का है बेटा, समझ रहा है ना बेटा? ये पूरा पूरा डेटा है पूरा बुक का बेटा, तो अच्छे से याद रखो। यही आपसे है हमारी रिक्वेस्ट। अभी अपने लास्ट के बच्चों 2 टॉपिक्स बाकी है, एक तो है पार्थेनोकार्पी और दूसरा है पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये 2 चीज़ें बाकी हैं। तो और इन 2 चीज़ों के बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा। और लास्ट लेक्चर जो 1 शॉट बनाएंगे ना बच्चों अपन, बड़ा रहेगा थोड़ा लेक्चर, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो अपना चैप्टर है ना, इसका डिस्कशन ही डिस्कशन भरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो 1 शॉट लेक्चर भी बहुत अच्छे से देखो और बाकी प्रीवियस वीडियोस भी जा के जल्दी 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 देखो। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों पार्थेनोकार्पी। क्या देखने वाले अपन बच्चा? पार्थेनो कार्पी। क्या देख रहे हैं हम लोग? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी सबसे पहले ये जो टर्म है ना बच्चों, ये नॉल बोल के एक साइंटिस्ट था, इसने ये कॉइन किया था। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? कॉइन्ड बाय नॉल। क्या नाम था इनका? नॉल। और ये 1902 में हुआ था सबसे पहले इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो नॉल ने ये कॉन्सेप्ट लिया जैसे कॉइन किया था। तो नॉल जो थे उन्होंने क्या बोला? इट इज द कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो याद रखो, अभी तक हम लोग सीड फॉर्मेशन के बारे में देख रहे थे एपोमिक्सिस में। पार्थेनोकार्पी में फ्रूट्स बनते हैं बच्चों। क्या बनते हैं? फ्रूट्स। तो देखो पार्थेनोकार्पी में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर सिंपल में बोलो तो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को कहेंगे रेलवे स्टेशन नहीं सॉरी, इसी को कहेंगे पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल इसका आएगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा, मैं एकदम नीचे जाके आपको बहुत अच्छे से मतलब एकदम बुक्स के तह दीप तक घुस के कोशिश करता हूँ बताने की। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी के एग्जाम्पल क्या आएंगे बच्चों? एक तो है बनाना, बनाना मिनियंस को देखे ना, बनाना। ठीक है, उसके बाद में देखो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के बाद आजकल नहीं क्या ऐसे ऑरेंज भी बन रहे हैं, सीडलेस फ्रूट्स। औरेंगा हो गया ऑरेंज। उसके बाद में लेमन भी आजकल ऐसे आ रहे हैं, फिर ग्रेप्स भी। और यार आजकल बहुत सारी चीज़ें सीडलेस आ रही है, मतलब खाने के लिए बनी है सिर्फ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। अब ये कैसे होता है बच्चों? देखो, इन दिस प्लांट इट सीम्स दैट द प्लासेंटा टिश्यू इज अनफर्टिलाइज्ड। इन द अनफर्टिलाइज्ड ओवरी प्रोड्यूसेस ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है जिसको हम लोग IAA भी बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी। तो मतलब सिंपल क्या है? IAA क्या? ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि एक टाइप का क्या है? अ टाइप ऑफ ऑक्सिन। और ये ऑक्सिन क्या करता है? ओवरी को डेवलप कर देता है, मतलब सुझा देता है, और इस वजह से ओवरी खाने लायक हो जाती है। तो ऐसे ही सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी टाइप का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस लो, ठूस लो, खा लो, जूस बना लो। ठीक है, बस इतना ही होने वाला है। और पॉली एम्ब्रियोनी में देखो क्या होता है? सिंपल, मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार हो रहे हैं बच्चा। क्या हो रहे हैं? मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार हो रहे हैं। जैसे हमारे संजय भाई भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो क्या होता है भाई पॉली एम्ब्रियोनी में? क्या लगता है संजय भाई?
मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जरूर। बिल्कुल, है ना। तो मल्टीपल एम्ब्रियोज मतलब मल्टीपल सीड्स मतलब मल्टीपल फ्रूट्स मतलब पैसा ही पैसा, है ना। पैसा ही पैसा होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये मल्टीपल फ्रूट्स इसलिए प्लांट बनाता है ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी हो सके, उनकी आगे जनरेशन जैसे बढ़ सके। जैसे लेवेनहोविक थे, उन्होंने ये चीज़ देखी थी। लेवेनहोविक इन द सीड्स ऑफ सिट्रस जीनस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते ऑरेंज ले लेते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ फ्रूट्स देखो बच्चों क्लस्टर्स में बनते हैं, जैसे ग्रेप्स को भी देख लो आप। ग्रेप्स ऐसे गुच्छों में बनते हैं ना, अंगूर गुच्छों में होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, होते हैं ना। तो जो ये ग्रेप्स है, ये ग्रेप्स जो है, तो इनमें भी क्या होता है, इतने सारे फ्रूट्स एक साथ कहाँ से बन रहे हैं भाई? तो इनमें भी कहीं ना कहीं सीड्स, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं इनमें पॉली एम्ब्रियोनी हुई होगी, मतलब मल्टीपल फर्टिलाइजेशंस हुए होंगे, और इस वजह से नया का नया पूरे बहुत सारे एम्ब्रियोज बने। ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे वो बोलते हैं ना अपन लोग कि डेफिनेशन क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो inside the seed and the condition is described as polyembryony, है ना। मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय लेवेनहॉक, ठीक है। occurrence of more than one embryo in a seed which consequently result in the emergence of multiple seedlings, ठीक है। उसके बाद में the additional embryo results from differentiation and development of various maternal and zygotic tissue associated with the ovule of the seed। अब देखो पॉली एम्ब्रियोनी में भी ट्रू और फॉल्स दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, डिपेंडिंग अपॉन वेदर मैनी एम्ब्रियोज अराइज इन द सेम एम्ब्रियो सैक और इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक इन द सेम ओव्यूल। तो बहुत मतलब कैसे हो सकता है, एक तो सेम एम्ब्रियो सैक में मल्टीपल एम्ब्रियोज हो सकते हैं, नहीं तो अलग अलग एम्ब्रियो सैक अलग अलग ओव्यूल्स में भी हो सकते हैं। सेम ओव्यूल नहीं तो डिफरेंट ओव्यूल, ठीक है। ये भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। सिट्रस जीनस में आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी। और हाँ, इससे ज़्यादा मतलब आप लोग को सिलेबस में कुछ दिया नहीं है। तो अगर लेक्चर आपको ठीक लगा तो मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। और इस लेक्चर में क्या होगा, अगले वाले लेक्चर में हम लोग पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक एकदम तगड़ा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग तो नहीं लेकिन इंफॉर्मेटिव सेशन में, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादातर इंटरेस्टिंग लगता नहीं है ना। और अगर लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।